नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे तथा आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। जैसा कि यूपीएससी का अब नोटिफिकेशन भी आ गया है, ठीक है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए, आपको पता है कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू किया था, जिसके हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। सॉरी, 4 चैप्टर कह सकते हैं। एक हमने किया था जिसमें हमने जीडीपी जीएनपी यानी राष्ट्रीय आय का मापन किया था। दूसरा चैप्टर था जो हमारा बैंकिंग और मुद्रा संबंधित था। तीसरा चैप्टर हमने आरबीआई और मौद्रिक नीति समझा था। और चौथा चैप्टर जो था हमारा वो था राजकोषीय नीति। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। या 5वां चैप्टर जो हमारा है वो है मुद्रास्फीति। ज़्यादातर यूपीएससी का अगर प्रश्न देखें, पीवाई की देखेंगे, तो इन्हीं 4-5 चैप्टर से मैक्सिमम प्रश्न रहते हैं, जो भी ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका जो हमारा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। तो अगर अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप जब भी अभी देखिए बहुत सारी मैगजीन्स आएंगी, तो उनके माध्यम से जब आप तैयारी करेंगे तो वहाँ शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे। अगर आपको ये शब्द नहीं पता है, महंगाई क्या होता है, बेसिक नहीं पता है, तो दिक्कत होगी। तो ये चैप्टर जो मुद्रास्फीति है, इसको अगर आप समझते हैं तो 1 से 2 प्रश्न तो हर वर्ष आप देखेंगे पीवाईक्यू में यहाँ से आते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊँगा, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज हम समझेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, यानी कि और मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं, ठीक है, और फिर उसका क्या प्रभाव होता है। फिर इसका सेकंड जो वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, हम उसमें समझेंगे कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है। CPI, WPI, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, उनके माध्यम से कैसे मापन करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को प्राप्त होगा। और फिर हम PYQ भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखो, अगर साधारण भाषा में कहें कि मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको आसान भाषा में कहें कि मुद्रास्फीति का अर्थ है महंगाई, ठीक है। तो आसान शब्दों में क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति में क्या है, महंगाई, ठीक है। ठीक, महंगाई जो होती है यानी कि एक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, ठीक है। जो वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं, वस्तुओं की कीमत, वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होना, ठीक है। अगर एक वृद्धि क्रमगत हो रही है, यानी कि, तो हम क्या कहेंगे कि मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही है, होता ही है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें महंगाई हो गई है। तो उसी को महंगाई या मुद्रास्फीति एक ही बात है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में क्रमगत रूप से वृद्धि होती रहे तो उसे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो हमारे पास मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति का अर्थ घट जाती कैसे, इसका समझते हैं। माना कि कोई वस्तु 100 रुपये में आती थी, ठीक है, अब उसकी कीमत बढ़ के 120 रुपये हो गई, ठीक है। कोई वस्तु है, मतलब एक किताब है, मानते कोई किताब है जो 100 रुपये की आती थी, अब वही किताब 100 रुपये की उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। तो अब क्या होगा कि जो आपके 100 रुपये का नोट था, अब वह इस किताब को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि इसकी कीमत कितनी है, 120 रुपये है। जबकि यही किताब कुछ वर्ष या कुछ दिन पहले 100 रुपये में आ रही थी, तो उस समय ये खरीद पा रहा था, आपका 100 का नोट एक किताब खरीद पा रहा था। परंतु मुद्रास्फीति बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से अब आप इसको नहीं खरीद सकते हैं। तो अर्थात आपके जो नोट की खरीदने की क्षमता जो है, उसकी क्रय करने की शक्ति जो है वो कम हो गई है या कमज़ोर हो गई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि मुद्रास्फीति में वो जो हमारी मुद्रा होती है उसे की क्रय करने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो आसान भाषा समझ में आ गया। मुद्रास्फीति क्या है कि उसी वस्तु के एवज में हमें अधिक मुद्राएं देनी पड़ती हैं, अर्थात हमारे मुद्रा की क्रय करने की क्षमता घट जाती है, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा समझते हैं आगे कि मुद्रास्फीति को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं, आसान भाषा में देखते हैं इसको। इसको कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं मुद्रास्फीति को। जैसे एक है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जो हमारा प्रथम प्रकार है। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं मुद्रास्फीति को। एक तो मतलब कि आधार क्या है, कारण कौन सा है, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ी है, इस आधार पर, यानी कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन सी, तो एक ही हमारी वो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए, जैसे त्यौहार आते हैं, तो त्योहारों में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, ठीक है।
वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। अब चूंकि वस्तुएं तो उतनी ही हैं, वस्तुएं 10 हैं और खरीदार वस्तुएं 100 हैं और खरीदार 120 हो जाएं तो वस्तुओं क्या होगी, मांग बढ़ गई। अब मांग बढ़ गई तो क्या होगा, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि त्यौहार के सीजन पे क्या होता है, कुछ चीज़ों के दाम अपने आप ही बढ़ जाते हैं क्योंकि उस समय खरीदारी ज़्यादा होती है और ख़रीदारी ज़्यादा होती है तो वस्तुएं की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो जो प्रथम कारण है वो है हमारा क्या है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यह तब होता है जब अचानक से वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ जाए और उसकी आपूर्ति उस अनुपात में ना बढ़े तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इसका दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट मतलब अर्थात जो कीमत वस्तु बनाने की या उत्पादन की जो कीमत है उस कीमतें बढ़ जाएं। यानी कच्चे पदार्थ की, जो किसी वस्तु के निर्माण जो कच्चा पदार्थ है, अगर उसी की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो बाकी भी चीज़ें क्या होंगी, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा, इसके दाम बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा, आप जानते हैं कि जो परिवहन होगा उसका किराया भी महंगा हो जाएगा। तो परिवहन भी महंगा हो जाएगा और अगर परिवहन महंगा हो जाएगा तो जो वस्तुएं होंगी, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि उससे जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो महंगा हो गया तो क्या होगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। और अगर सब्जियां महंगा हो जाएगा तो आपको होटल में जो खाना खाते हैं वो भी महंगा हो जाएगा। इस तरीके से अर्थात जब जो कॉस्ट होता है, यानी कि जो उत्पादन में जो वस्तुएं हैं, जो कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, अगर उनके दाम में वृद्धि हो जाए तो उससे क्या होता है, बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। मजदूरी महंगी हो जाए, ठीक है, कच्चा माल महंगा हो जाए या परिवहन महंगा हो जाए, तो इन सब चीज़ क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे जुड़ी होती है तो एक वस्तु में दाम बढ़ने से बाकी चीज़ों के भी दाम धीरे धीरे बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। तो दूसरा हो गया हमारा कौन सा, कॉस्ट पुश, और जो फर्स्ट था वो क्या था, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। तीसरा होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि संरचना में कोई दिक्कत हो जाए, यानी कि हमारे पास तक वस्तुएं पहुंच ना पाएं, वितरण तंत्र में समस्या हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि अगर काया बाजारी कर दी जाए, यानी कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कुछ समय, जैसे कि अभी प्याज है तो प्याज जिस समय आ रही होती है मार्केट में उसके दाम कम होते हैं, परंतु अब देखते होंगे कि एक सीजन के बाद क्या होता है, प्याज के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ गए, क्योंकि प्याज का भंडारण हो गया। अब कहीं पे प्याज उसको किसी ने अपने पास स्टॉक कर रखा है और मार्केट में प्याज नहीं आ रही है। अब मार्केट में प्याज नहीं पहुंच पा रही तो उसकी कीमत क्या होंगी, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये कोई और भी वजह हो सकती है कि माना परिवहन में खर्च बहुत आ रहा है, अब परिवहन के कोई जो परिवहन है वो किसी तरीके से गड़बड़ा जाए, जैसे स्ट्राइक हो जाए, किसान क्या करें, कोई अगर धरना दे दें या स्ट्राइक कर दें तो उसमें क्या होगा कि वस्तुएं पहुंच ही नहीं पाएंगी, और जब वस्तुएं नहीं पहुंचेंगी तो भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अर्थात संरचना में जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई बाधा उत्पन्न होती है तो भी मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ सकती है। तो ये तीन कारण हो गए, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति, ये तीन कारण की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गति के आधार पर मुद्रास्फीति को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो गति के आधार पर, यानी कि कितनी अधिक मुद्रास्फीति है, कितनी कम है, इस आधार पर भी मुद्रास्फीति को कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग होता है ना, रेंगती हुई। अगर मुद्रास्फीति 2 से 3% के आसपास प्रतिवर्ष हो, यानी कि 2 से 3% दाम बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहे, तो इसको अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर महंगाई नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिमांड, महंगाई कब होती है, जब डिमांड होती है, और अगर मुद्रास्फीति नहीं है तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो क्या होगा कि उत्पादन नहीं होगा। जो उद्यम है, जो उद्यमी हैं, उनको अगर फ़ायदा नहीं हो गया तो उत्पादन क्यों करेंगे, और अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति बना रहना बहुत जरूरी होता है। और आप जानते हैं कि भारत में 4% मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को कहा गया है। आरबीआई को 4% प्लस माइनस 2% रखना है, अर्थात 2% से 6% के बीच में मुद्रास्फीति हो, इसको सही माना जाता है। और इसी को हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, जो 2 से 3% या कभी कभी 5% तक भी हो सकती है। दूसरी होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वही चीज़ है, अगर 3 से 10% के बीच में हो जाए तो इसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। थोड़ा सा इसका प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब साफ साफ हमें दिखती है कि मुद्रास्फीति बहुत बढ़ रही है, ठीक है, ये मध्यम प्रतर होती है। तीसरी होती है रनिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति।
अगर यही बढ़ के 10 से 20% के आसपास हो जाए तो इसको कठिन होता है नियंत्रित करना, अर्थात ये बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई है और तब ये दिक्कत आ जाती है। तब इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये खतरनाक स्थिति है। और इसके बाद एक और होती है जिसको हम कहते हैं अति स्फीतिकारी मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये तब होता है जब किसी देश में मुद्रास्फीति 50 से 100% तक बढ़ जाती है, यानी वस्तुओं कीमतों के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि वस्तु के या सॉरी जो मुद्रा होती है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा वेनेजुएला में ऐसा हुआ था कि वहाँ पर मतलब बैग भर के लेके जाते थे, रुपए बैग भर के देते थे और सब्जियां खरीद के आते थे, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि वस्तुओं के जो करेंसी है उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है। 1920 में ऐसा जर्मनी में भी देखा गया था कि मुद्रास्फीति, महंगाई इतनी बढ़ गई थी वस्तुओं की कि वहाँ की जो मुद्रा थी उसका कोई कीमत, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। ऐसा ही अभी कुछ समय पहले 2018, 19, 20 में ये देखा गया था कहाँ पे, वेनेजुएला में। ठीक है, तो वहाँ पे उनको सरकार को वहाँ पे अपनी करेंसी भी चेंज करनी पड़ी क्योंकि उसका कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। तो ये हो गई कि हमारी मुद्रास्फीति। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको तो समझते हैं कि क्या होते हैं। रिसेशन, मंदी, ये क्या होता है। अब ये एक कर्व समझते हैं, वो है हमारा फयेफ वक्र। ठीक है, फयेफ साहब ने क्या कहा कि अगर किसी देश में महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ये अच्छा माना जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, यानी मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको अगर हम इसको कहते हैं मुद्रास्फीति, यहाँ महंगाई है और ये हमारी बेरोजगारी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ रही है अर्थात उत्पादन बढ़ेगा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनियां क्या करेंगी, अधिक रोजगार देंगी उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, जिससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी वो धीरे धीरे घटती है। ये किसने कहा, फयेफ ने कहा कि अर्थात मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम का अर्थ हो गया कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है रोजगार भी बढ़ता है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये एक वक्र था। परंतु 1970 के बाद में बहुत सारे अर्थशास्त्री आए, जैसे फ्रीडमैन और एडमंड जो थे, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी खामियां हैं इस सिद्धांत में, ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्योंकि मुद्रास्फीति हमेशा सिर्फ मांग की वजह से नहीं होती है, मुद्रास्फीति बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वस्तुओं को उत्पादन तो हो रहा है परंतु खरीदार तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, कि उत्पादन तो खूब है परंतु वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जिससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ सकती है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हुआ, जो गेहूं वगैरह की मांग थी वो यूरोपीय मार्केट में बढ़ गई। चूंकि युद्ध की वजह से वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा था गेहूं, इस वजह से वहाँ पे मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो ये हर वक्त नहीं होता है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। अब ये समझ आएगा क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, ऐसा होना चाहिए। परंतु एक स्थिति पैदा हुई बीच में कुछ समय 1970 के दशक के बाद, उसमें क्या हुआ कि उच्च मुद्रास्फीति देखी गई, यानी कि महंगाई भी खूब ज़्यादा है और इसी के साथ साथ देखा गया उच्च बेरोजगारी, कि मुद्रास्फीति भी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी बेरोजगारी भी है और मुद्रास्फीति है, दोनों एक साथ स्थिति देखी गई। जबकि फयेफ के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं देखा गया, दोनों चीज़ें एक साथ देखी गई। तो इसको कहा गया स्टैगफ्लेशन। स्टैग में स्टैगनेंट हो गया, रुक गया है, स्टैगफ्लेशन कहा गया इसको। ठीक है, क्या था, ठीक है, स्टैगफ्लेशन यानी स्टैगनेंट हो गई, यानी कि अर्थव्यवस्था एकदम रुक चुकी है, रुक गई है, यानी कि अर्थात महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लोगों के पास उसको रोजगार की आवश्यकता नहीं, सैचुरेशन हो चुका है, परंतु वस्तुओं की कीमतें जो है वो घट ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो ऐसी कब होती है, जब देश में मंदी आने की इस नौबत आ जाती है या मंदी का दिखती है संभावना होती है, उस समय ऐसा देखा जाता है। ठीक है, देखिए क्या था स्टैगफ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न से पूछा था। मुद्रास्फीति की यानी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ हों, इसे क्या कहते हैं, मुद्रा जनित मंदी भी कहा जाता है। मुद्रा जनित यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी, कि महंगाई बढ़ने से क्या हो गई है, मार्केट में
रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो उत्पादन नहीं हो रहा है, तो अर्थात इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं पैदा होती हैं, आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, बेरोजगारी दर बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, पैसे खरीदने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ तक याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि दोनों चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा हों। अब एक वर्ड आता आपने सुना होगा डिफ्लेशन या अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कीमतें बढ़ेंगी तो उसको हमने क्या कहा था, इन्फ्लेशन, बढ़ना, महंगाई बढ़ना। परंतु यदि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें कम होने शुरू हो जाए, महंगाई घटनी शुरू हो जाए, या इससे कहते हैं नकारात्मक मुद्रास्फीति भी कहता है, कि यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह क्या हो रही है, घट रही है। तो इससे क्या होता है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वो बढ़ती है। यानी कि अगर 100 रुपये की वस्तु थी और अब उसकी कीमत घट के 90 रुपये हो जाए, ये नकारात्मक मुद्रास्फीति हो गई, माइनस में हो गई। तो क्या होगा कि अब जहां हमारा 100 रुपये का नोट सिर्फ एक वस्तु खरीद पा रहा था, अब उससे ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, क्योंकि वस्तुओं की कीमत घट गई है। और इसको क्या कहेंगे कि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ रही है, यानी एक ही रकम से अधिक वस्तुएं सेवाओं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति, जो अपस्फीति होती है या जो डिप्रेशन होता है, उसके क्या कारण होते हैं वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए, अब ऐसा कब हो सकता है कि अगर मार्केट में, बाजार में क्या हो जाए कि अगर अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो, कि धन ही ना हो, पैसा ना हो, तो जनता के पास पैसा नहीं है तो खरीदारी नहीं करेगी, और खरीदारी नहीं करेगी तो डिमांड कम होगी मार्केट में वस्तुओं की, और डिमांड कम होगी तो उनको कीमत को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा। देखिए सीधी बात है, मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा होगा, ये बात समझिए, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है तो जनता के पास पैसा ज़्यादा है तो जनता क्या करेगी, खरीदारी ज़्यादा करेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसका विपरीत है, मार्केट में पैसा कम है, सरकार किसी तरीके से मार्केट से पैसे को सोख है, या आरबीआई अपने सीआरआर, रेपो रेट आदि के माध्यम से पैसे को खींचे मार्केट से, तो मुद्रास्फीति घटेगी। और अगर इतनी कम कर दिया जाए तो कभी कभी नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो जब मुद्रास्फीति नकारात्मक होती है या धन की आपूर्ति बहुत कम हो जाती है, क्रेडिट की कमी हो जाती है, उत्पादन अधिक होता है, या तकनीक में सुधार हो जाता है। कई बार तकनीक में सुधार होने से क्या होता है कि जैसे आपने ब्रिटिश टाइम पे सुना होगा कि अंग्रेजों ने जब स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया, स्पिनिंग जेनी यानी सूत कटाई की जो मशीन थी, तो जो हाथ से काते हुए सूत से बने जो खादी के कपड़े होते थे वो महंगे होते थे, परंतु जो मशीन से बने हुए कपड़े थे वो सस्ते हो गए मार्केट में, जिससे जो भारतीय कपड़े थे वो उनका सामना नहीं कर पाए, और भारत के जो हस्तकारी उद्योग था वो चौपट हो गया। ठीक है, तो मशीनों या तकनीक में सुधारने से भी क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं। तीसरा होता है जिसको हम रिसेशन कहते हैं, या कह सकते हैं कि अवमंदन कहते हैं। ये एक स्थिति है, अगर निरंतर 3 तिमाहियों तक, यानी कि निरंतर तिमाही में, यानी कि स्थिति में क्या होता है, जीडीपी की नकारात्मक रहे, यानी कि जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ होने बजाय घटना शुरू हो जाए, ये नकारात्मक रहे ग्रोथ रेट। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं कि ये संकेत देता है कि मंदी के आसार दिख रहे हैं, यानी आपके अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना दिख रही है। ठीक है, और अगर यह है यानी कि 3 तिमाही तक क्या हो, 3 तिमाहियों तक जीडीपी नकारात्मक रहे तो क्या कहेंगे, वो रिसेशन में है, यानी अर्थव्यवस्था एक तरीके रुकी जैसी है। जैसे कोरोना के टाइम पर ऐसा हुआ था कि जीडीपी हमारी क्या हो गई थी, माइनस में हो गई थी। ठीक है, अगर ये 3 तिमाही तक बनी रहे तो क्या कहेंगे कि रिसेशन है, और ये अगर आगे भी स्थिति यही बनी रहे तो उसको मंदी कहते हैं। तो मंदी क्या है, नेक्स्ट स्टेप है किसका, रिसेशन का। ठीक है, रिसेशन अगर ये इससे आगे भी बना रहे तो उसको क्या कहेंगे कि मंदी आ गई। ठीक है, जैसे मंदी कब आई थी, एक तो 1930 में जो महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था ये, और 1908 में भी महामंदी, आप जानते डिप्रेशन आया था। तो ये मंदी है जिससे पूरी, ठीक है, तो अगर सतत तिमाहियों तक, 2 सतत तिमाहियों तक जीडीपी में वृद्धि दर नकारात्मक रहती है तो उसे रिसेशन माना जाता है, उसके आगे उसको मंदी माना जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ 3 तिमाही कह दिया था, 3 नहीं, 2 तिमाहियों तक अगर जीडीपी माइनस रहती है, 2 तिमाही तक जीडीपी नेगेटिव रहती है तो उसे रिसेशन कहेंगे, और अगर उसके आगे रहेगी तो फिर उसको मंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे जो इससे जुड़े हुए थे, वो हमें समझना था। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे समझते हैं कि मुद्रास्फीति की क्या क्या कारण है, मुद्रास्फीति होने के क्या वजह हैं।
एक तो है मांग संबंधित कारण, अर्थात मांग अधिक होगी और वस्तुओं की जो उत्पादन है वो कम हो, या वस्तुएं पहुंच ना पाएँ कस्टमर तक। ठीक है, मांग अधिक है परंतु उत्पादन कम है। यानी वही कहावत ना कि एक अनार 100 बीमार, कि अनार एक है और 100 लोग बीमार है, अर्थात 100 खरीदार हैं, तो जो अनार की कीमत होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही है, तो मांग जनित कारण, कि वस्तुओं की मांग बढ़ जाए परंतु उसका उत्पादन उतने अनुपात पे ना बढ़ पाए, तो उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग खींच मुद्रास्फीति। अब ये क्यों हो सकती है? एक तो अगर जनता की आय बढ़ जाए, तो जनता के पास पैसा आ गया, पैसा आ गया तो उसके उपभोग करने की क्षमता बढ़ गई, तो वह अधिक खर्च करेगा, अधिक वस्तु खरीदेगा, और जिससे क्या होगी, मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ेगी। दूसरा हो सकता है जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। अगर जनसंख्या बढ़ रही किसी वजह से, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे कि माना कि किसी देश में युद्ध छिड़ जाए, और युद्ध छिड़ने की वजह से, जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ गया था, तो बहुत सारे यूक्रेन के जो नागरिक थे वो भाग भाग करके यूरोप के देशों में गए। अच्छा, यूरोप के देशों में जाएंगे शरणार्थी बन करके, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन तो तुरंत बढ़ा नहीं है, और जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तीसरा, सरकारी खर्च में व्यय। अगर सरकार क्या करती है, योजनाओं में खर्च करती है, परियोजना में खर्च करती है, ठीक है, सामाजिक संरचना में खर्च करती है सरकार, यानी अब खर्च बढ़ाती है, और सरकार खर्च बढ़ाएगी तो जनता के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि उससे रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी। सरकार रोड बनाएगी, ट्रांसपोर्ट आदि सब बनाएगी, तो सरकार भी मांग करेगी, डिमांड करेगी, और जिससे क्या होगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, या आरबीआई क्या करे, अपने रेट को कम कर दे, जिससे जनता को आसानी से सस्ते ब्याज दर पर कर्ज अगर आसानी से प्राप्त हो, अर्थात जो आरबीआई है वो अपने रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट या सीआरआर, बैंक रेट आदि सब में अगर कटौती करती है, छूट देता है, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज सस्ता होगा, कर्ज सस्ता होगा, और जिससे जनता आसानी से ज़्यादा खरीदारी करेगी, ठीक है, ज़्यादा शॉपिंग करेगी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। या एक आखिरी पॉइंट है कि निर्यात में वृद्धि हो जाए। अब आप कहेंगे निर्यात में कैसे? अगर हम भारत क्या करें कि अभी जैसे रूस यूक्रेन, बता ना, अभी मैं हर बार उसका उदाहरण दे रहा हूँ, रूस यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था, तो भारत, तो जो गेहूं की मांग थी अ, यूरोप में अधिक थी, चूंकि यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक हुआ करता था, तो यूक्रेन गेहूं निर्यात नहीं कर पा रहा था। उस समय भारत के पास अवसर था कि भारत गेहूं का निर्यात करे यूरोप को। जब भारत ने निर्यात करना शुरू कर दिया, तो अपने जो घर के मार्केट था, घरों मार्केट था, यानी भारत के अंदर वस्तुओं की जो खपत थी, यानी कि जो वस्तुओं की आ, उपज पहुंच थी, सॉरी, वो कम हो गई, क्योंकि हम निर्यात ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अपने घरेलू मार्केट में वस्तुएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और जिससे उनकी कीमत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। तो भारत में गेहूं के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे, तब सरकार ने इस पर नियंत्रित किया था और उसके निर्यात पर थोड़ा सा, ठीक है, नियंत्रण किया था। तो ये याद रखिए कि निर्यात बढ़ाने से भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं मुद्रास्फीति के, मांग जनित मुद्रास्फीति के। अब जो दूसरा कारण है वो है आपूर्ति संबंधी कारण, कि मांग तो ठीक है, आपूर्ति ही नहीं हो पा रही, मांग उतनी ही है परंतु वस्तुएं पहुंच ही नहीं पा रही जितनी मांग है। जब उस पूर्ति को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जो कच्चा पदार्थ है उसके दाम बढ़ जाएं, मैंने बताया था पीछे कि कच्चे पदार्थों के दाम बढ़ जाएंगे, तो उनसे जो बनी हुई गुड्स वस्तुएं होंगी उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। या फिर, ठीक है, परिवहन के दाम बढ़ जाएं, कच्चे पदार्थ दाम बढ़ जाएं, या रोजगार के दाम बढ़ जाएं, मजदूरी जो है, मजदूरी के दाम बढ़ जाएं, तो उससे क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन भी महंगा होगा, और जिससे मार्केट में वस्तुएं महंगी बिकेंगी। या फिर आपूर्ति में कोई बाधा आ जाए, प्राकृतिक बाधा आ जाए, या हड़ताल हो जाए, महामारी आ जाए, ठीक है, जैसे कोरोना के समय में क्या हुआ था, कोरोना महामारी में वैश्विक आपूर्ति जो थी वो बाधित हो गई थी, और जिससे क्या हुआ था, वस्तुओं के दाम धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये भी एक वजह थी। जैसे सैनिटाइजर वगैरह दाम बढ़ गए थे, ठीक है, क्योंकि वस्तुएं पहुंच नहीं पा रही थी, हम आयात निर्यात कर ही नहीं पा रहे थे, सारे देश में लॉकडाउन जगह होता है, तो इससे क्या हुआ था कि इस वजह से भी तो आपूर्ति संख्या में बाधित होती है, तो मांग बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर जो मूल्य वृद्धि है, कंपनियां अपना प्रॉफिट अधिक करना चाहें,
ठीक, कई बार क्या होता है कि कंपनियां करती हैं अपने मार्कअप करती हैं, अपने प्राइसिंग को बढ़ाती हैं, कीमतें बढ़ाती हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके, तो इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। चौथा, कृषि उत्पादन में कमी, बाढ़, सूखा, ठीक है, इन सब से भी अगर किसी वर्ष सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो इनसे क्या होता है, जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि उनका उत्पादन घट जाता है। तो जिस वर्ष भी कृषि में उत्पादन कम होगा प्राकृतिक कारण से, किसी भी कारण से, तो जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, अर्थात महंगाई बढ़ जाती है। और सीजन पर भी इसका फर्क पड़ता है। जैसे अभी गोभी जो है, गोभी के अभी दाम क्या है, सस्ते हैं, गोभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है तो सस्ती है। यही सीजन खत्म होगा तो गोभी के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्याज के दाम अभी सस्ते हैं, सीजन खत्म होगा तो प्याज के दाम महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी कौन सी, जिसको हम कह सकते हैं कि आपूर्ति संबंधी मुद्रास्फीति। तीसरा, संरचनात्मक, अगर किसी संरचना में भी कहीं दिक्कत हो जाए, ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार हो जाए, ठीक है, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तो इससे क्या, वो वस्तु पहुंच ही नहीं पा रही है और जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ सकता है। ठीक है, तो परिवहन की समस्या हो जाए, ठीक है, ये भंडारण की समस्या हो जाए, ठीक है, तो ये सारे सारे भी कारण हो सकते हैं। चौथा है बाहरी कारण। ठीक है, वैश्विक बाजार में भी जो घटनाएं होती रहती हैं उनसे भी, जैसे कि हम पता है कि हम कच्चे बहुत सारी वस्तुओं का आयात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ही महंगा हो जाए, जैसे कि पेट्रोलियम जो है, कच्चा पेट्रोल, अगर उसके दाम बढ़ जाएंगे तो भारत में भी क्या होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। तो वहाँ से जो हम कच्चा मंगवाते हैं पेट्रोलियम, उसके दाम बढ़ेंगे तो भारत में क्या होगी, पेट्रोल की महंगाई बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे। तो वैश्विक मार्केट में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से प्रभाव पड़ता है। और हमने बता दिया कि अगर वैश्विक मार्केट में ये, जैसे कि युद्ध है या किसी और महामारी है, इस वजह से भी प्रभाव पड़ता है। और अगर जब मंदी का दौर होता है, मुद्रा का, सॉरी, मैं बता रहा था करेंसी डिप्रिसिएशन। अब जैसे पता है कि आपको कि भारत का जो रुपया है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, और अगर रुपया नीचे गिरेगा तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से वस्तुएं खरीदेंगे वो हमें महंगी पड़ेंगी, और महंगी पड़ेंगी तो भारत में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो अगर मुद्रा का अवमूल्यन होता है, यानी उसकी दाम, उसकी कीमत गिरती है वस्तु क्या, दूसरे डॉलर के मुकाबले, तो मुद्रास्फीति महंगी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मांग भी, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु की मांग ज़्यादा है तो भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति बता दी मैंने, अगर ज़्यादा मुद्रा होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रा कम होगी तो कीमतें घटेंगी। जमाखोरी, कालाबाजारी, या सरकार टैक्स बढ़ा दे। कौन सी टैक्स, याद रखिएगा, अगर सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, याद रखिएगा, जीएसटी जैसे, प्रत्यक्ष नहीं, अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ाएगी तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर बढ़ेगी तो जनता के पास पैसा कम होगा और जनता कम खरीदेगी तो महंगाई घटेगी। परंतु अगर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, जैसे जीएसटी बढ़ाएगी, तो 100 रुपये का अगर वस्तु है और इसमें 10 रुपये जीएसटी था, उदाहरण देते हैं, तो अभी इसकी कीमत कितनी थी, 110 रुपये थी। सरकार क्या करे, जीएसटी बढ़ा के 12 रुपये कर दे, तो अब यही वस्तु 112 रुपये में बिकेगी, तो ये महंगाई हो गई। तो जीएसटी यानी अप्रत्यक्ष कर बढ़ने से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। प्रत्यक्ष कर नहीं, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर बढ़ने से मुद्रास्फीति घट सकती है। ठीक है, क्योंकि कर बढ़ेगा तो जनता टैक्स में ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी, जिससे उसके बाद आप मतलब खरीदारी करने के लिए पैसा कम होगा। तो प्रत्यक्ष कर बढ़ने से मुद्रास्फीति घटती है, परंतु अप्रत्यक्ष कर बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होता है ये समझते हैं। मुद्रास्फीति कई सारे प्रभाव हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, यानी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक कैसा, कि अगर मुद्रास्फीति एक सीमा में रहे, जैसे भारत में कितना 4 ± 2% जो है, अगर एक सीमा में रहती है तो क्या होगा कि वस्तुएं का दाम बढ़ने से क्या होता है, जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनको एक मोटिवेशन रहता है और वो और उत्पादन बढ़ाते हैं। और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो देश की जो आर्थिक प्रगति होती है वो बढ़ती है। तो नियंत्रित मुद्रास्फीति निवेश और खर्च में बढ़ाता है और आर्थिक प्रगति होती है। ठीक है, ऋण भार में कमी आती है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण ऋण की वास्तविक कीमत जो होती है वो कम हो जाती है।
कैसे समझते हैं इसको। जैसे यानी इसको उधारकर्ता को फायदा होता है, यहाँ रखिए किसको फायदा होता है, जो उधार जिसने प्राप्त किया है, यहाँ उधार देना ही नहीं, उधार प्राप्तकर्ता को, यहाँ रखिए किसको, उधार प्राप्तकर्ता को फायदा होता है, यानी ऋण का भार कम हो जाता है। जैसे आपने माना कि थोड़ा समझते हैं इसको ऐसे कि माना आपने 100 रुपये किसी अपने दोस्त से उधार मांगे थे, ठीक है, 100 रुपये उधार मांगे थे, और मान लीजिए 100 रुपये से कोई एक किताब आती थी, मतलब कोई मतलब एक पेन आ जाता था, उदाहरण देते थे, या ऐसे मानते हैं कि 100 रुपये से कोई एक पिज्ज़ा आ जाता था, ठीक है, कि 100 रुपये आपने उधार से दोस्त मांगे और आपको पिज्ज़ा खाना था, और दोस्त ने आपको 100 रुपये दिए और आपने एक पिज्ज़ा खरीद करके खाया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ समय बाद आपने उस दोस्त को 100 रुपये वापस कर दिए, परंतु ये जो पिज्ज़ा की कीमत है ये 100 रुपये न होकर के 110 रुपये हो गया। तो अब वही दोस्त इस 100 रुपये से वो पिज़्ज़ा नहीं खरीद पाएगा, परंतु आपने उस पिज़्ज़ा खरीद करके खाया था, तो यानी आपको फ़ायदा हो गया कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो दोस्त को कम पैसे प्राप्त हुए, वही यानी कि कितना, कि 100 रुपये का पिज़्ज़ा ये उसको 120 में पड़ रहा है, अर्थात उसको 100 की जगह 80 रुपये ही प्राप्त हुए, ऐसा अगर देखा जाए तो अर्थात क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से उसको फायदा होता है जिसके जो कर्ज प्राप्त करता है, ठीक है, उधार जो दाता होता है उसको नुकसान होता है, जिसने उधार दिया है उसको नुकसान होगा, परंतु जिसके पास कर्ज है, जो कर्जदार है, उसको फायदा होता है, उस पर कर्ज का भार घटता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक में पैसा जमा करें, निवेश करें, तो भी हमारा नुकसान होता है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ती नहीं है। मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है, अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिया तो बैंक तो आपको वही 10% का ब्याज देगी। मानते हैं कि आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए और बैंक ने आपको एक महीने बाद 10 रुपये का ब्याज दिया, तो आपका 110 रुपये हो गया, परंतु अगर मुद्रास्फीति बढ़ के 20 रुपये हो गई, तो अब ये जो वस्तु आपको 100 रुपये में मिल रही थी, अब वह 120 में मिल रही है। अब परंतु बैंक में आपने वो 100 रुपये ना जमा करके खरीदा होता तो 100 रुपये में आ जाती, परंतु आपने बैंक में जमा कर दिया, कुछ फायदा होगा। बैंक ने आपको ब्याज दिया 10 रुपये, वह वस्तु हुई एक, मतलब आपके पास रुपए हैं 110, परंतु वस्तु की कीमत कितनी हो चुकी है, 120 हो गई है, तो आप खरीद नहीं पाएंगे इसको, जबकि वही वस्तु आप कुछ वर्ष पूर्व 100 रुपये में ही खरीद पा रहे थे, अर्थात आपके रुपए की कीमत घट गई है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने से बैंक में जमा किया हुआ पैसे की कीमत घट जाती है और कई बार नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि आपने भी तो बैंकों को ऋण दिया ना, कर्ज दिया है एक तरीके से, और बताया कि जो कर्ज देता है उसको मुद्रास्फीति बढ़ने से नुकसान होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव वही बताया मैंने आपको, एक तो मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति घट जाती है वस्तु की, सॉरी मुद्रा की खरीदने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। दूसरा, ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जैसे आरबीआई जो होता है ना, अब जब ज़्यादा महंगाई होती है तो आरबीआई कहता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, जिससे कर्ज क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। कर्ज महंगा हो जाता है तो जनता को मुश्किल दिक्कतें आती हैं, और जो व्यापारी होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनको भी महंगा ऋण प्राप्त होता है। अब महंगा कर्ज प्राप्त होगा तो वो कम निवेश करेंगे, निवेश कम होगा तो आर्थिक प्रगति रुक सकती है, तो वही मैंने कहा निवेश कम हो सकता है, ठीक है। और जीडीपी पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति ज़्यादा होने से अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, स्टैगनेंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। समाज पर भी क्या प्रभाव होता है, समाज पर आय की असमानता बढ़ती है, गरीब जो होता है उस पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो निम्न और मध्यम वर्ग जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव महंगाई का पड़ता है, ठीक है। वहीं जो जीवन स्तर पर प्रभाव बनता है वही जीवन शैली पर नगर प्रभाव पड़ता है। भोजन, आवास, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, राजस्व में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो जो 100 रुपये की वस्तु थी, जीएसटी मान 10% है, तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपये सरकार को जीएसटी प्राप्त हुआ। परंतु अगर ये वस्तु की महंगाई बढ़ के 110 रुपये हो जाए, तो अब इसका 110 रुपये का 10% जो जीएसटी वो 11 रुपये होगा, तो असर सरकार को 10 रुपये के बजाय 11 रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त होंगे, तो सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। दूसरा है कि वित्तीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात सरकार यदि सरकार सब्सिडी देती है, यानी सरकार को अधिक पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो उसका घाटा बढ़ सकता है, वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हमारे घर के मार्केट में वस्तुओं के दाम महंगे होंगे, अगर महंगाई अधिक होगी, तो जो आयात होगा, जो विदेश के लोग जो हमसे आयात करते होंगे, वो आयात घट सकता है, क्योंकि वस्तुओं के अगर दाम ज़्यादा हैं
तो वो कोई और जगह से वस्तुएं खरीदेंगे जहाँ से सस्ती प्राप्त होंगी। तो निर्यात क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, अर्थात निर्यात घट सकता है और आयात बढ़ सकता है। क्योंकि अगर देश में महंगाई ज़्यादा है क्योंकि वस्तुएं कम हैं तो हमें आयात बढ़ाना पड़ सकता है, अर्थात दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदनी पड़ सकती हैं। तो आयात बढ़ सकता है और निर्यात घट सकता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा मुद्रास्फीति बढ़ने से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुद्रास्फीति क्या था, मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं, क्या कारण हैं, हमने ये समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं भारत में। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी फैक्टर क्या है और इसमें बास्केट क्या है, किस तरीके से हर वर्ष यूपीएससी ने यहाँ से 1 से 2 प्रश्न कम से कम पूछे, कम से कम 2 प्रश्न पूछे हैं। और हम पीवाईक्यू भी देखेंगे क्या क्या प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो वीडियो था काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप अवश्य बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके बताइए कि जहाँ पे दिक्कत हो, कोई डाउट है तो उसको भी मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। और फिर ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद।